हॉस्टल उसी जमीन पर बना था जहां पहले कब्रिस्तान था, यानी छत के ऊपर दीवारें नहीं थी, लेकिन जमीन के नीचे लाशें अब भी सोई नहीं थी। तुम जिस फर्श पर चल रहे थे वो किसी की कब्र हो सकती थी। कहते हैं भूत उन जगहों पर नहीं होते जहां मौत हुई हो, भूत वहां होते हैं जहां मौत को भुला दिया गया हो। यह कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जो एक बहुत ही सस्ती जमीन पर बना था, लेकिन सस्ती चीजों की कीमत कभी कभी जान से भी बड़ी होती है। वो जमीन कोई आम जमीन नहीं थी, वहां सालों पुराना कब्रिस्तान था। मिट्टी पलटी गई, ईंटें रखी गई, कमरे बनाए गए, लेकिन नीचे दबे हुए लोग कभी नहीं हिले। वो अब भी वहीं थे और शायद अब भी हैं। हॉस्टल के पीछे सिर्फ 10 मीटर दूर था एक खुला हिस्सा, जहां अब भी कुछ कब्रें साफ दिखती थी और वहीं से आती थी हर रात वो चीखें। एक औरत की जो मरकर भी चैन में नहीं थी, और एक बच्चा जिसे शायद जन्म भी नहीं मिला था। और सामने रोड की तरफ 300 मीटर दूर खड़ा था एक अकेला बरगद, इतना बड़ा जैसे आसमान को भी निगल जाए, और उसकी ऊपरी शाखा पर बंधी थी काली झंडी जो कभी तेज हवा में भी हिलती नहीं थी। उसके नीचे हमेशा कुछ न कुछ अजीब चीजें पड़ी होती, राख, खून के निशान और अधजली तस्वीरें। हम वहां पढ़ने गए थे, पर पढ़ाई से पहले हमें नजरों से, आवाजों से और साए से इम्तिहान देना पड़ा। अब आप सुनने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी जिसके कमरे, बाथरूम और दीवारों तक में चीखें बस चुकी थी। नाम याद रखना उस हॉस्टल की रात जहां दीवारें नहीं बोलती थीं क्योंकि वो खुद सुनती थीं। शुरुआत तो नॉर्मल थी। ये बात 3 साल पहले की है। मैं पढ़ाई के लिए एक दूसरे शहर के हॉस्टल में गया था। 12वीं क्लास में था। स्कूल और हॉस्टल साथ में थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। दोस्त बने, मस्ती होती थी, पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। हम 9 लोग एक कमरे में रहते थे। रोज सुबह 5 बजे उठते, फिर नहाकर 7 बजे तक स्कूल निकल जाते। स्कूल से लौटने के बाद थोड़ा आराम, और फिर रोज शाम को 5 से 6 बजे तक खेलने जाते थे। कोई दौड़ता, कोई बैडमिंटन खेलता, सब मस्ती करते। लेकिन उस हॉस्टल में एक बात अजीब थी। हमारे हॉस्टल से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ अकेला खड़ा था और उस पर एक काली झंडी बंधी थी। अजीब बात यह थी कि जब भी मैं खेलकर लौटता, मेरी नज़र जाने क्यों उसी पेड़ की तरफ चली जाती, और हर बार जैसे मेरी नज़र वहीं रुक जाती थी, जैसे वो पेड़ मुझे घूर रहा हो या शायद कुछ कहना चाहता हो। हॉस्टल में मोबाइल की इजाज़त नहीं थी, चैटिंग भी बैन थी। उस समय तो समझ नहीं आया क्यों, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखूं तो शायद इसकी कोई गहरी वजह थी। वो पेड़ कुछ कहता था। शाम के वक्त हम सब 5 से 6 के बीच खेलने जाते थे। मैदान दूर नहीं था, लेकिन हॉस्टल से थोड़ा हटके था। एक तरफ खुला मैदान और दूसरी तरफ वो विशाल बरगद का पेड़। हमारे पास फोन नहीं थे और हमें छत पर जाने की भी मनाही थी। कोई कारण नहीं बताया गया था, बस कहा गया था ऊपर मत जाना और ज्यादा देर बाहर मत रुकना। हम सोचते कि ऐसा क्या हो सकता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। खेलते वक्त जब भी मेरी नजर उस पेड़ की तरफ जाती, मेरी नजर वहीं अटक जाती थी। बाकी सब हंसी ठिठोली में लगे रहते, पर मुझे लगता जैसे वो पेड़ मुझे देख रहा हो। उसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें और ऊपर लहराती काली झंडी, कुछ तो अजीब था उसमें। एक दिन खेल के बाद जब हम लौट रहे थे, तभी हवा थोड़ी तेज चली। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई उन शाखाओं के बीच से झांक रही हो। मैंने झपक कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन फिर अचानक लगा मेरी पीठ के पीछे कोई चल रहा है। पलट कर देखा तो दोस्त ही थे, लेकिन मन नहीं मान रहा था। उस दिन के बाद से जब भी उस पेड़ के पास से गुजरता, लगता जैसे हवा कुछ कह रही हो।
मानो किसी की फुसफुसाहट हो या फिर कोई नाम लेकर बुला रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी, ये सब सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हर दिन उस पेड़ की मौजूदगी मेरे अंदर उतरने लगी थी। और फिर एक शाम ऐसा कुछ हुआ जिससे लगा कि यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था, ये कुछ और था। कुछ तो है वहां। उस दिन शाम के 5 बजे का वक्त था। हम रोज की तरह खेलने निकले थे, लेकिन अंदर से कुछ अजीब था। न जाने क्यों उस दिन सब कुछ थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। मैदान में सब मस्ती में लगे थे, कोई दौड़ रहा था, कोई लड़ रहा था, लेकिन मेरी नजर बार बार उसी दिशा में जा रही थी जहां दूर हॉस्टल की बाउंड्री से कुछ ही दूरी पर वो पुराना बड़ का पेड़ था। वो पेड़ जितना शांत दिखता था उतना ही बेचैन कर देने वाला था। हर बार जब मेरी नजर उस पर जाती, लगता जैसे मेरी आंखें जम सी जाती हों। बाकी सब धुंधला हो जाता और वो पेड़ बिल्कुल साफ दिखाई देता। कोई छत पर नहीं जाता था, मना था। ना फोन हमारे पास होते थे, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। बस वो पेड़ हर रोज और करीब महसूस होता था, जैसे वो हमें बुला रहा हो। उस दिन खेलते खेलते राकेश गेंद लेने पेड़ की तरफ बढ़ा। वो बस वहीं खड़ा रह गया, एकटक ताकता हुआ। मैंने उसे पुकारा, राकेश क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बहुत धीमे से कहा, कुछ था वहां। इतना कहकर वो सीधा हॉस्टल की तरफ भागा, बिना पीछे देखे। मैंने फिर उस पेड़ की ओर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन एक अजीब सी सिहरन बदन में दौड़ गई। छाती में अचानक बहुत भारीपन पहने लगा। हवा ठंडी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ की शाखाएं मुझे छूने को बढ़ रही हों। उस दिन खेल अधूरा रह गया। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कुछ महसूस जरूर किया था। और मेरे मन में एक बात बार बार घूम रही थी, वो सिर्फ पेड़ था या कुछ और। उस दिन मैदान से लौटने के बाद हम सब हॉस्टल में वापस आ गए। करीब 7 बजे का समय रहा होगा। रोज की तरह सब नहा धोकर तैयार हो गए, क्योंकि 7:30 पर संध्या आरती होती थी। सब बच्चों को नीचे हाल में इकट्ठा होना होता था। हम सब पंक्ति में बैठ जाते थे। कुछ भजन गाते, कुछ बस आंखें बंद कर लेते। माहौल शांत होता, लेकिन मेरे मन में अब भी दिन की वो घटना घूम रही थी। राकेश का चेहरा, उसकी कांपती आंखें मुझे परेशान कर रही थी। आरती के बाद करीब 8 बजे हम सब भोजनशाला में चले जाते थे। रात का खाना वही दाल, चावल, सब्जी। बातें होती थी, कोई पढ़ाई की, कोई घर की यादों की। पर उस दिन मैं बस चुप बैठा था। खाना खत्म होते ही 8:45 पर हमें वापस कमरों में भेज दिया जाता था। 9 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय यानी पढ़ाई का समय होता था। मैंने किताब खोली जरूर, पर दिमाग उसी बरगद के पेड़ में अटका था। राकेश मेरे बगल में था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। हम दोनों बस चुप थे, जैसे दोनों ही कुछ सोच रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। 10 बजे जैसे ही लाइट बंद हुई, सब बिस्तर पर चले गए। कोई थका हुआ था, कोई मन ही मन कुछ सोच रहा था। और मेरे मन में अब भी वो चेहरा घूम रहा था, जो शायद मैंने देखा भी नहीं, पर उसकी मौजूदगी मैं महसूस कर रहा था। जिस रात सब सो रहे थे, वो जाग रहा था उस बरगद के साए में। वो आवाज जो आज भी दिमाग में गूंजती है। करीब 2:45 बजे थे। पूरा हॉस्टल नींद में डूबा था। हर तरफ बस खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें अपने ही दिल की धड़कन डराने लगे। मेरी नींद टूटी, शायद पेट में हलचल थी। धीरे से उठा, बिना कोई आवाज किए, नंगे पांव बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम आधा अधूरा खुला था। अंदर बहुत हल्की सी नीली रोशनी झांक रही थी। जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया, बिल्कुल असामान्य। काम खत्म करके जैसे ही हाथ धोने के लिए आगे बढ़ा, मैं ठिठक गया। नल पहले से खुला था, पानी बहता जा रहा था, कोई था ही नहीं। मैंने धीरे से नल बंद किया
लेकिन मेरी नजर बाथरूम की टूटी खिड़की से बाहर चली गई। बरगद का वो पेड़ जो हॉस्टल के पीछे था, उस पर चांद की रोशनी ऐसी गिर रही थी जैसे वो पेड़ कुछ कह रहा हो। हर डाली, हर पत्ता हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनमें कुछ हरकत थी। मेरी नजरें वहां अटक गईं, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। अचानक एक औरत की चीख भरी रात में गूंज उठी, बिल्कुल हॉस्टल के पीछे से, जहां वो पेड़ खड़ा था। उसके साथ ही एक बच्चे की कराह, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो, मार रहा हो। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, सांसें रुक रही थीं। मैं पूरी ताकत से भागा, सीधा कमरे की तरफ। दरवाजा बंद किया, अंधेरे में सीधा बिस्तर पर लेट गया। लेकिन वो चीखें अब भी कानों में थी, और उस बरगद की परछाई अब भी मेरी आंखों में अटकी थी। कभी कभी कुछ चीखें सिर्फ आवाज नहीं होती, वो किसी के आने की आहट होती हैं। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था, पर मैं नहीं। मैं कमरे के कोने में चुप बैठा था, जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। न किसी से बात, न कोई हंसी, बस चुप। नाश्ता किया, लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं था। हर पल वो रात की चीखें, वो पेड़ आंखों के सामने घूम रहे थे। दोपहर को मनोज मेरे पास आया, बोला, भाई क्या हुआ? आज पूरा दिन तेरा चेहरा अजीब लग रहा है। मैंने बस इतना कहा, नींद नहीं आई बस। मनोज रुका, मेरी आंखों में देखा। तू झूठ बोल रहा है, बता क्या देखा? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे सब कह दिया। मनोज चुप हो गया, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर धीमी आवाज में बोला, तूने वो बड़ का पेड़ देखा जो हॉस्टल के पीछे है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, तुझे किसी ने नहीं बताया ना? ये हॉस्टल पहले एक पुराना कब्रिस्तान था। कहते हैं बहुत साल पहले यहां एक औरत और उसका बच्चा रहते थे। किसी वजह से गांव वालों ने उन दोनों को पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया था। मैं हिल गया था। मनोज बोला, मेरे मामा यहीं रहते थे। उन्होंने खुद कई बार उस औरत को पेड़ के नीचे खड़े देखा है, और हर अमावस की रात वो चीखती है, जैसे किसी को पुकार रही हो, किसी को अपने पास बुला रही हो। अब मुझे सब समझ आ गया था। वो खुला नल, वो पेड़, वो चीखें, सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं अगली रात का, अगली आत्मा का।